बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के पुणे से दो आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। इमरान खान, मोहम्मद यूनुस साकी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों पर 5-5 लाख का इनाम है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी में एक आतंकी केस में वांटेड है ये दोनों लोग। पुणे पुलिस सूत्रों के मुताबिक एनआईए के मध्य प्रदेश के एक आतंकी केस में दोनों वांटेड है। हालांकि इस दौरान एक आतंकी भागने में कामयाब रहा। बताया जा रहा है कि देर रात पुणे पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने बाइक चोरी करते हुए 3 लोगों को पकड़ा, जिसके बाद शक होने पर हिरासत में लेकर उनके घर की तलाशी ली गई है। और चलिए न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ते हैं। 2004 में बने यूपीए का सियासी अस्तित्व अब खत्म हो गया है। भारतीय राजनीति में एक नए गठबंधन इंडिया ने आकार ले लिया, जो कि 24 के चुनावी रण में एनडीए को टक्कर देने को तैयार है। मंच तो एक है लेकिन दल अनेक हैं। बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की बैठक में देश के वो तमाम क्षेत्रीय शक्ति मौजूद हैं जिन्होंने अपने दम पर मोदी मैजिक को अपने गढ़ में रोका है। इनमें अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, सिद्धारमैया जैसे नेता शामिल हैं, तो कई विपरीत विचारधाराओं से जुड़े कई दल दिखे जो राज्य में एक दूसरे के कट्टर सियासी दुश्मन हैं। अब तक सब अलग अलग चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एक नई पहचान और एक नए नाम के साथ। We have come together. Our alliance will be called Indian National Developmental Inclusive Alliance. बैठक के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। 23 जून को पटना में हुई बैठक में 15 पार्टियां शामिल हुई थी, लेकिन इस बार 15 से बढ़कर कुल 26 पार्टियों ने विपक्ष की बैठक में हिस्सा लिया। विपक्षी दलों ने महागठबंधन के नाम का ऐलान करके लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। बेंगलुरु में 2 दिन के मंथन के बाद मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया होगा। बेंगलुरु में विपक्ष की दूसरी बैठक कांग्रेस की अध्यक्षता में हुई, जहां विपक्षी गठबंधन का नाम तय किया गया इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। एबीपी न्यूज को विपक्ष की बैठक के अंदर की कुछ बातों की भी जानकारी है, जिसमें विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया फाइनल करने से पहले किन नामों पर चर्चा की गई। बेंगलुरु में हुई बैठक में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भारत जोड़ो गठबंधन के नाम का प्रस्ताव रखा था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इंडियन मेन फ्रंट का प्रस्ताव रखा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने यूपीए 3 का प्रस्ताव रखा। सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी ने वी फॉर इंडिया का प्रस्ताव रखा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने इंडियन नेशनल का नाम का प्रस्ताव रखा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भारतीय नाम का प्रस्ताव रखा, लेकिन आखिर में इंडिया नाम पर सहमति बनी। इस नाम का प्रस्ताव पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिया था। गठबंधन का नाम इंडिया हो, इसका समर्थन राहुल गांधी ने भी किया। विपक्षी दलों की अगली बैठक 15 अगस्त के बाद मुंबई में होगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के एक दूसरे के खिलाफ रण में उतर चुके हैं। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में 26 दलों ने हिस्सा लिया है, जबकि दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व में हुए एनडीए की बैठक में 38 पार्टियों के नेता शामिल हुए। एनडीए की स्थापना के 25 साल पूरे होने पर एनडीए की 39 पार्टियों ने दिल्ली में मीटिंग की, जिसमें एनडीए के सभी घटक दलों ने संकल्प लिया कि 2024 में एनडीए एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ेगा। एनडीए के 25 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने एनडीए की नई परिभाषा कर दी। पीएम ने एन का मतलब न्यू इंडिया, डी का मतलब डेवलप्ड नेशन और ए का मतलब है एस्पिरेशन, यानी बताया। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर कहा, ये साथ तो आ सकते हैं, पास नहीं। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। अच्छा होता वो देश के लिए सोचने में, गरीब के लिए सोचने में अपना समय लगाते। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के पास लोकसभा में 350 से ज्यादा सांसद है, जबकि विपक्ष की बैठक में जितनी पार्टियां शामिल हुई हैं, उनके पास लगभग 150 सांसद ही हैं। तो देखिए, दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट के नेता मौजूद थे। एलजेपी की तरफ से पार्टी के चीफ पशुपति पारस, तो एलजेपी आर की तरफ से उनके भतीजे चिराग पासवान शामिल हुए। दिल्ली में इन दोनों के बीच अलग ही केमिस्ट्री देखने को मिली।
एनडीए की मीटिंग में एक वीडियो ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वीडियो में लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट के नेता एक साथ बैठक में मौजूद थे। चिराग पासवान सभी नेताओं से मिल रहे थे। इसी बीच उनके चाचा और एलजेपी प्रमुख पशुपति पारस सामने दिखे। चिराग पासवान ने तुरंत झुककर उनके पैर छू लिए। सियासत में संस्कार ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है, इसका ताजा उदाहरण चिराग पासवान ने दिखाया। चिराग के इस आत्मिक भाव के बाद चाचा भी कहां पीछे रहने वाले थे। जैसे ही भतीजे ने उनके पैर छुए, चाचा ने आशीर्वाद देते हुए चिराग को गले लगा लिया। रिश्तों में गर्माहट की इन खबरों के बाद भी हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे के बीच भी पेंच अभी तक फंसा हुआ है। दिल्ली में हुई बैठक में शामिल होने से पहले चिराग पासवान ने हाजीपुर के बारे में वो बात कर दी जो उनकी चाचा को चुभ गई होगी। लक्ष्य हम लोग का 2024 है। इतना जरूर स्पष्ट है कि हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़ेगी। एनडीए की मीटिंग में चाचा भतीजे के दिल तो मिल गए, लेकिन क्या उनके दल मिल पाएंगे? बड़ा सवाल अभी बाकी है। लोकसभा चुनाव के लिए 26 विपक्षी दलों ने बेंगलुरु में ये तय किया कि वो इंडिया नाम के गठबंधन के साथ रण में उतरने वाले हैं। ये गठबंधन यूपीए की जगह लेगा, लेकिन अब ये लड़ाई 2024 के पहले इंडिया बनाम भारत के बीच आ गई है। बेंगलुरु में हुई मीटिंग में विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया तय किया है। विपक्ष की बैठक के बाद से इस नाम की चर्चा शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर यह नाम ट्रेंड करने लगा। विपक्षी दल के कुछ नेता एक कदम आगे बढ़ते हुए इसे टीम इंडिया बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस नाम पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने विपक्षी गठबंधन के नाम पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और लिखा कि अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा, हमें खुद को औपनिवेशिक विरासतों से मुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इतना ही नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने ट्विटर बायो से इंडिया हटाकर भारत कर लिया। इंडिया नाम पर जैसे ही सवाल उठे, विपक्ष ने हेमंत बिस्वा शर्मा को जवाब भी दिया। कांग्रेस की तरफ से असम के मुख्यमंत्री को राजनीतिक जालसाज बता दिया। दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक के बाद जैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा गुवाहाटी पहुंचे, पत्रकारों ने उनसे उस बारे में सवाल भी किया। हालांकि उन्होंने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। देखिए, बेंगलुरु में विपक्ष के गठबंधन के नाम का ऐलान तो हो गया है, लेकिन इसको लेकर नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही है। दरअसल बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीटिंग से निकल गए, जिस पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। जो नीतीश कुमार विपक्षी दलों की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार के बीच में बैठकर चर्चा कर रहे थे, वो मुख्य भूमिका में कहीं दिखे ही नहीं। बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, ममता बनर्जी बोली, अरविंद केजरीवाल बोले, राहुल गांधी ने भी नए गठबंधन के बारे में बात रखी, लेकिन नहीं दिखे तो बस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो खुद को अब तक विपक्ष का एक बड़ा चेहरा मानकर चल रहे थे, वो नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं नजर ही नहीं आए, जिस पर बीजेपी ने विपक्षी एकता पर निशाना साधा है। को लग रहा था कि उनको चेहरा भी घोषित किया जा सकता है, तो हम लोग को जो आशंका है कि एक तो उनको वो सम्मान नहीं मिला वहाँ बैठक में, जो वहाँ पोस्टर बैनर लगे थे उसमें कहीं नीतीश कुमार का नामो निशान नहीं था, उल्टे खिलाफ में ही कुछ पोस्टर ज़्यादा लगे हुए थे। तो इन्हीं सब कारणों से कहीं न कहीं नाराज होकर वो निकल आए। बेंगलुरु से नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां से सीधा वो अपने आवास के लिए रवाना हो गए। नीतीश कुमार पिछले 11 महीने से विपक्षी एकता को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन शायद पहला मौका था जब बिहार के मुख्यमंत्री विपक्षी मीटिंग के बाद इस तरह से गायब हो गए हों। चलिए न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे राहुल गांधी और सोनिया गांधी की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की। दोनों ही बेंगलुरु से दिल्ली लौट रहे थे कि अचानक से फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के बाद चार्टर्ड फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जिसके बाद दोनों ही इंडिगो एयर की फ्लाइट से दिल्ली रवाना। इसी चार्टर्ड प्लेन से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने बेंगलुरु से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन फ्लाइट में तकनीकी खराबी नोटिस की गई, जिसकी वजह से फ्लाइट को भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को राजा भोज एयरपोर्ट पर उतारा गया। दोनों को ही भारी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट लाया गया। दरअसल भोपाल में मौसम खराब होने की वजह से दोनों एयरपोर्ट पर काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। यहां मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की। एयरपोर्ट पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए।
आपको बता दें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी विपक्षी दलों की बैठक में हिस्सा लेने बेंगलुरु गए थे। इस बैठक में 26 दल शामिल हुए। 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस ने की है। इस मीटिंग में नए गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया और इस दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एनडीए के खिलाफ लड़ाई का आगाज किया। इसी मीटिंग के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी दिल्ली लौट रहे थे, जहां भोपाल में इनके विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। विपक्षी दलों की अगली बैठक मुंबई में 15 अगस्त के बाद हो सकती है। 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे मॉनसून सत्र से पहले मोदी सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर सभी दलों के साथ चर्चा की जाएगी और ये मीटिंग दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में होगी, जिसमें सभी दलों के नेता मौजूद रहेंगे। मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि इस साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रुख अपनाएगा। एक तरफ सरकार कई विधेयक पारित करेगी तो दूसरी तरफ विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करेगा। मॉनसून सत्र में दोनों सदनों की 17 बैठकें प्रस्तावित हैं। साथ ही सरकार ने 21 नए विधेयकों को पेश और पारित कर सकती है। वहीं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 भी शामिल है। ये वही अध्यादेश है जिसे लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार में ठनी हुई है। विपक्ष ने भी मॉनसून सत्र को लेकर खासा तैयारी की है। मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, संघीय ढांचे पर कथित आक्रमण, जीएसटी को पीएमएलए के दायरे में लाना, अदानी मामले और महंगाई के मुद्दे पर घेरने की रणनीति बनाई गई है। लिहाजा आज की सर्वदलीय बैठक का मकसद सभी दलों से सत्र को चलाने में सहयोग को लेकर है। इतना ही नहीं, आज शाम 5:30 बजे एनडीए की फ्लोर लीडर की मीटिंग भी होनी है, जिसका मकसद विपक्ष के हमलों का कैसे मुकाबला किया जाए उस पर चर्चा होगी। साथ ही सरकार के एजेंडे पर किस तरह से आगे बढ़ना है, इन मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा। और देखिए, एक बड़ा सवाल कि सचिन और सीमा की लव स्टोरी का आखिर सच क्या है? सीमा हैदर प्रेमिका है या फिर पाकिस्तानी जासूस? इसको लेकर यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से पूछताछ की है। 2 दिन में यूपी एटीएस सीमा हैदर से 17 घंटे से ज्यादा पूछताछ ऑलरेडी कर चुकी है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई सबूत एटीएस के हाथ नहीं लगा है जिससे सच का खुलासा हो पाए। 2 दिन, 17 घंटे से ज्यादा पूछताछ और कई अनसुलझे सवाल। सीमा हैदर कौन है, इस बात की पड़ताल अभी जारी है। पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंची ये महिला खुद को ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा की प्रेमिका बता रही है। यूपी एटीएस ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर से पूछताछ की। दूसरे दिन 9 घंटे से ज्यादा वक्त तक सीमा हैदर से पूछताछ की गई। मंगलवार सुबह 10 से सीमा हैदर से पूछताछ शुरू हुई। सोमवार को यूपी एटीएस ने करीब 8 घंटे पूछताछ की थी। अब तक 17 घंटे से ज्यादा यूपी एटीएस सीमा हैदर से पूछताछ कर चुकी है। क्या सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तानी जासूस हो सकती हैं या फिर सीमा हैदर प्रेम में दीवानी थी? आखिर सीमा हैदर की क्या है असली कहानी? इस बीच कराची के मालिर कैंट पुलिस स्टेशन में सीमा हैदर के ससुर की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर की कॉपी भी सामने आई है। एफआईआर के मुताबिक गुमशुदगी की रिपोर्ट 10 मई 2023 को दर्ज कराई गई, जिसमें कहा गया कि सीमा हैदर ने पड़ोसियों को बताया था कि वो 4 से 5 दिन में वापस लौट आएगी, लेकिन वो लौटी नहीं। और चलिए बात करते हैं मौसम की, क्योंकि बारिश का सितम लगातार जारी है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक बारिश से जिंदगी बेहाल है और वहीं गुजरात के राजकोट से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। लेकिन आफत की बारिश का संकट भी कम नहीं हुआ। आज भी कई राज्यों में हल्की से जोरदार बारिश की संभावना जताई गई। आफत की बारिश से पहाड़ से मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। लगातार हो रही बारिश सितम ढा रही है। सड़क पर बहता ये दरिया गुजरात के राजकोट का है, जहां धोराजी में भारी बरसात हुई तो सैलाब सड़कों पर बहने लगा। सड़कें डूब गई। कुंभरवाड़ा, रामपारा और बहारपुरा के इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। वहीं कई घरों में पानी घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पर खड़ी गाड़ियों ने जल समाधि ले ली। पहाड़ों पर भी बरसात कोहराम मचा रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारी बारिश से कई मकान गिर गए। शांति विहार में 4 दुकानें और 4 मकान ध्वस्त हो गए हैं। राहत की बात यह है कि पुलिस ने दुकानों और घरों को पहले ही खाली करा लिया था। भारी बारिश के बाद यहां बहने वाला नाला भी उफान मारने लगा। लोगों के घरों में पानी ने डेरा जमा लिया। ये तस्वीरें वृंदावन की है। यहाँ परिक्रमा मार्ग पर हर तरफ पानी ही पानी है। लोग घरों में कैद हैं, जिनके सामने खाने पीने की चुनौती खड़ी हो गई है। यहाँ 3 घंटे की बरसात से यमुना का जलस्तर बढ़ गया। जिन लोगों के घरों में पानी साम्राज्य बना लिया है, उन्हें राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। बात करते हैं सीमा हैदर की, जो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंची। सीमा हैदर को लेकर बॉर्डर के दोनों तरफ बेशुमार चर्चा है। ग्रेटर नोएडा में रह रही सीमा हैदर से मंगलवार को यूपी एटीएस ने 9 घंटे पूछताछ की।
और वहीं पाकिस्तान में सीमा को लेकर मीडिया में भी अच्छी खासी हलचल है। और इस हलचल के बीच एबीपी न्यूज पाकिस्तान की जमीन से आपके लिए सीमा से जुड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आया है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर सीमा के मायके पहुंचे और अतीत से लेकर वर्तमान तक उन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की जो सीमा को लेकर पूछे जा रहे हैं। सीमा गुलाम हैदर, वो महिला जिसकी चर्चा हिंदुस्तान से लेकर सरहद पार पाकिस्तान तक है। आखिर ये सीमा कौन है, कहां से आई है और कैसे आई? इस पर तो बहुत से किस्से कहानियां सामने आ चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान पहुंची सीमा अब देश की जांच एजेंसियों के रडार पर है। तहकीकात हो रही है कि आखिर सीमा किस इरादे से आई। क्या वाकई उसने मोहब्बत की खातिर अपना घर छोड़ा? क्या वाकई उसने हिंदुस्तानी सचिन की खातिर मजहब और अपना मुल्क छोड़ा? आखिर सीमा की मिस्ट्री क्या है? कहीं सीमा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की जासूस तो नहीं? कहीं सीमा को किसी साजिश के तहत पाकिस्तानी फौज ने तो नहीं भेजा? ऐसे ही तमाम सवालों के साथ एबीपी न्यूज ने पड़ताल की, वो भी उसी मुल्क में जहां से सीमा आई है। जी हां, आज हम पाकिस्तान सीमा की सरजमी से उसी सीमा की पूरी कुंडली खंगालने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्टर सीमा के मायके पहुंची। एबीपी न्यूज पहला चैनल है जो पाकिस्तान में सीमा गुलाम हैदर के मायके तक पहुंचा है। एबीपी न्यूज़ के दोस्तों को दिखाएंगे सीमा हैदर का वो गांव जहां से उसका ताल्लुक है, जहां वो पैदा हुई थी और अब इस वक्त वो हिंदुस्तान में है, क्योंकि उसका गांव यहां से तकरीबन कोई कराची से करीब कोई है 600 किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र है, जिसकी वजह से सीमा हैदर को अपना गांव, अपना इलाका छोड़कर बाहर जाना पड़ा। पहले कराची गई और उसके बाद फिर वो इस वक्त हिंदुस्तान पहुंच चुकी है। असल में कथित तौर पर मोहब्बत के जुनून में पाकिस्तान से यूएई और फिर नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचने वाली थ्योरी अब यूपी एटीएस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। जैसे जैसे सीमा हैदर पबजी वाली लव स्टोरी से पर्दे उठा रही है, शक इस बात को लेकर भी गहराता जा रहा है, कहीं सीमा हैदर आईएसआई जासूस तो नहीं? ऐसे में सवाल बड़ा हो जाता है कि सीमा हैदर की उस पाकिस्तान में पहचान क्या है जहां से वो आई है? क्या सीमा हैदर का पाकिस्तानी फौज से कनेक्शन है? सीमा हैदर को लेकर कई सवाल हैं, लिहाजा एबीपी न्यूज ने सरहद के पार उस इलाके में पड़ताल शुरू की जहां भारत आने से पहले सीमा हैदर रहती थी। हम आपको पाकिस्तान के उस गांव की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां कभी सीमा हैदर रहती थी। इस गांव का हर एक बाशिंदा सीमा हैदर को जानता है। यहाँ पे उसकी शादी हुई थी, उसके बाद फिर उसके साथ मसाइल हुए और वो यहाँ से चले गई, क्योंकि जिस तरह के मामलात में उसकी लाइफ गुजरी है तो उसकी वजह से उसकी जो फैमिली है वो शर्मिंदगी के मारे यहाँ से मूव कर गई और वो अब किसी से मिलना नहीं चाहती। असल में ये खैरपुर का इलाका है, उसको कोट डीजी कहते हैं और यहाँ के मकामी गांव में उसकी परवरिश हुई थी, वहीं पली बड़ी थी। उसके बाद उसकी शादी हो गई थी गुलाम हैदर से और गुलाम हैदर से शादी के बाद इस वक्त वो इस इंडिया में मौजूद है, जहां पर इंडिया में उसको सस्पिशियस की नज़र से देखा जा रहा है। सोशल मीडिया में चर्चा आम है, सीमा हैदर का भाई पाकिस्तानी आर्मी में है, सीमा हैदर का चाचा पाकिस्तान की सेना में सूबेदार है। तो कहा यह जाता है यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनकी जानिब से कि उसके हवाले से जो लोग यहाँ पे जानते हैं वो उसको इतनी कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखते, जिस वजह से वो इसके हवाले से कोई बात करना नहीं चाहते। लेकिन सीमा हैदर के बारे में गांव वालों की ओर से जो बताया जा रहा है वो हैरान करने वाला है। दावा यह है सिर्फ सीमा हैदर ने नहीं बल्कि सीमा के प्यार में गिरफ्तार सचिन सरहद पार पाकिस्तान मिलने पहुंचा था। 4 बच्चे थे, सारा दिन रोड पे घूमती थी
एक मरतबा ये लड़का हमने यहाँ भी देखा था, एक लड़का ये जो नेपाल में मिली है वो यहाँ भी हमने देखा था एक मरतबा। मतलब सचिन पाकिस्तान आया था? जी जी, यहाँ पे देखा था मैंने एक मरतबा। सीमा हैदर और हिंदुस्तान के सचिन पबजी वाली स्टोरी को लेकर हर बदलते दिन के साथ नया खुलासा हो रहा है। जैसे जैसे मोहब्बत की तहों के नीचे दबी दास्तान सामने आ रही है, एक नई कहानी बनती दिखाई दे रही है। सीमा हैदर के हिंदू धर्म कबूल करने की खबर पाकिस्तान के लोगों को शूल की तरह चुभ रही है। सुनिए, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द नामहरम के पास गई है अपने शौहर को छोड़ते हुए। गलत हरकत है। आप इतनी देर से मुस्लिम हैं और एक इंसान के पीछे अपना मजहब छोड़ रही हैं। जाहिर बात है एंड पे सबने मुस्लिम हो ही जाना है, लेकिन अपना मजहब किसी के लिए चेंज नहीं करना चाहिए। ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें। ये कहानी सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की नहीं, बल्कि पाकिस्तान में कैमरे पर सरेआम सीमा हैदर को कत्ल करने का फरमान जारी कर दिया गया है। इस्लाम में कोई भी शख्स जो है ना, जो मतलब कलमा तैयबा पढ़ चुका है ना जी, वो अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है। इस्लाम तो इसके बारे में यही कहता है कि जो हमारी रियासत है, जो इस्लाम से मुड़ जाएगा, इस्लाम से चला जाएगा, उसे मुर्तद कहते हैं, और मुर्तद की जो सज़ा है वो वाजिबुल क़त्ल है। मोहब्बत के नाम पर सीमा हैदर का सीमा पार करना पाकिस्तानियों को कितना नागवार गुजरा है। अब पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। जगहसाई से चिढ़े पाकिस्तानी कट्टरपंथी अब अपने असली रंग में आ गए हैं। मंदिर पर हमले पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की इसी बौखलाहट को बेनकाब करती है। तस्वीरें सिंध के कंधकोट की हैं। यहाँ डकैतों की शक्ल में कट्टरपंथियों ने मंदिर को रॉकेट लॉन्चर से निशाना बनाया। पाकिस्तान में 4 बालड़ा आई हिकड़ी औरत जी करे वो। और इस दहशत की वजह है ये चेहरा, नाम रानो शार। ये पाकिस्तान के सिंध इलाके का कुख्यात डकैत है। बात बात में भारत को गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान, और उस पाकिस्तान की पुलिस भी इससे कांपती है। सीमा के हिंदुस्तान आने पर पाकिस्तान में रुदन शुरू हुआ तो इस दुर्दांत डकैत ने भी हिंदुओं को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। जेकरी माई असांजी औरत न मोटी कसम खुदा पाक जी त मंदिर ते वाणियो तां जो हिंदू केड़ो भी गीता जो पुजारी हुंदे नहीं दो बिल्कुल मां तो जेका गोला भी मारिंदुम पुराण वाला बम भी पूरिंदुम। सीमा हैदर की पबजी वाली कथित मोहब्बत का ये वो पहलू है जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ा तबका जो सीमा हैदर को लेकर हिंदुस्तान से उठ रहे सवालों पर चुप है। लेकिन सीमा हैदर के बहाने अल्पसंख्यक हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। हम पाकिस्तानियों का पता क्या साइकी है, हम कहेंगे ना ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है तो हमने इत्मीनाद नहीं करना। अच्छा। इंडियन कहेंगे इत्मीनाद हो जाएगा। कुरान के मुतालिक जिसने कुरान की बेरुमती की है, वैसे इसने हमारे इस्लाम की है। अच्छा। इसके लिए भी वही सजा होनी चाहिए जो उनके लिए। तो कट्टर हिंदू हैं या सिख है ना, वो हमारे सके नहीं है। वो पाकिस्तान को पाताल जाती अपनी इकोनॉमी, बेहिसाब बढ़ती महंगाई की फिक्र नहीं। इन दिनों पाकिस्तान के हर एक गली कूचे और टीवी चैनल पर सीमा हैदर की ही चर्चा है। इस बीच कराची के मालिर कैंट पुलिस स्टेशन में सीमा हैदर के ससुर की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर की कॉपी सामने आई है। एफआईआर की कॉपी के मुताबिक गुमशुदगी की रिपोर्ट 10 मई 2023 को दर्ज कराई गई, जिसमें कहा गया सीमा हैदर ने पड़ोसियों को बताया वो 4 से 5 दिनों में वापस लौट आएगी, लेकिन वो नहीं लौटी। इधर सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने बच्चों की वापसी की गुहार लगाई है। ये गुहार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया, और उनको हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था। गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। पाकिस्तान धमकी मिली है, पता है, मुझे थोड़ा डर भी लगा था, पर अब मुझे डर नहीं है क्योंकि पूरा इंडिया मेरे साथ है। यकीन है, भरोसा है यहाँ पे मुझे नहीं भेजेंगे, क्योंकि मेरे बच्चों का और मेरा वहाँ फ्यूचर नहीं है, हमारा वहाँ एंड ही होगा। अब तक जो जानकारी सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है।
शारजा पहले जाती है कराची से, 10 मई की ये तारीख है। कराची से फिर वापस शारजा से फिर नेपाल, दोबारा से वहां पर आती है नेपाल, और नेपाल के बाद जो अगला रास्ता होता है ये देखिए, ये 11 मई की तारीख है। 11 मई 2023 काठमांडू में एक वैन के जरिए पहुंचती है पोखरा, वैन के जरिए पोखरा पहुंचती है, और फिर उसके बाद वो यमुना एक्सप्रेसवे का रुख करती है बस के जरिए। वो बस लेती है और बस के जरिए यमुना एक्सप्रेसवे पर एक जगह पर वो उतरती है, और वहां पर उसे सचिन पिक करता है उसके 4 बच्चों के साथ। सीमा हैदर की यही वो जर्नी है जो अब 2 मुल्कों के दरमियान तपिश पैदा कर रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक युवती ने चित्रकोट वाटरफॉल में 100 फीट ऊंचाई से छलांग लगा दी। हालांकि अच्छी बात यह है कि युवती को सुरक्षित निकाल लिया गया। युवती चित्रकोट गांव की ही रहने वाली है और परिवार वालों से किसी बात पर विवाद के बाद उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे जिसने उन्हें बचा लिया, लेकिन बारिश की वजह से इन दिनों चित्रकोट वाटरफॉल अपने पूरे उफान पर है। बड़ी संख्या में पर्यटक वाटरफॉल को देखने भी पहुंच रहे हैं, लेकिन वाटरफॉल के पास सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई। तस्वीरें देखिए, डराने वाली हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर की तस्वीरें हैं। देखिए 100 फीट ऊंचाई पर किस तरीके से ये लड़की खड़ी है और छलांग लगा देती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस लड़की को बचा लिया गया है। घर पे किसी बात को लेकर विवाद हुआ और आत्महत्या करने की कोशिश की। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देखिए वाटरफॉल से युवती किस तरीके से ऊंचाई पर छलांग लगाती हुई नजर आ रही है, और दूसरी तस्वीर देखिए, लोग इस युवती की जान बचा लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर की ये तस्वीरें हैं। हालांकि युवती की जान बच गई है, लेकिन देखिए सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन आसपास सुरक्षा के कोई प्रबंध नहीं किए गए। देखिए जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर रास्ता बंद कर दिया गया है। देवल ब्रिज के पास लैंडस्लाइड हुआ है और सड़क पर बड़े बड़े पत्थर देखे गए, जिसके बाद उस रास्ते को बंद कर दिया गया। यानी कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रास्ता बंद किया गया है, वहां से आवाजाही रोकी गई है। देवल ब्रिज के पास लैंडस्लाइड हुआ है और सुरक्षा के मद्देनजर वहां से आवाजाही रोकी गई है। इस रास्ते को ब्लॉक किया गया है क्योंकि सड़क पर बड़े बड़े पत्थर आ गए लैंडस्लाइड की वजह से, और आने जाने वाले लोगों के लिए यहाँ पर रास्ता अभी ब्लॉक कर दिया गया है ताकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर रहे और किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। देवल ब्रिज के पास देखिए लैंडस्लाइड की तस्वीरें, लैंडस्लाइड हुआ और बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरते नजर आए।